हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके जीएस की महत्वपूर्ण क्लास में, जिसमें हम लोग 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं सभी क्वेश्चंस बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो सारे ही क्वेश्चंस बेहद महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, अगर बात करते हैं पैमानों की खोज, तो पैमाने की खोज कहाँ से हुई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए कालीबंगा, हड़प्पा, चंदहुल्लो, लोथल। तो दोस्तों, हाथी दांत के पैमाने मिले हैं लोथल से। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जहाँ से हाथी दांत के पैमाने मिले हैं। हाथी दांत के पैमाने यहाँ से मिले हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसके अलावा जो है और क्या क्या मिला है, तो यहाँ पे मनका बनाने का कारखाना भी यहीं से मिला है, लोथल से। मनका बनाने का कारखाना। और इसके अलावा अगर बात करेंगे तो इसके अलावा शतरंज के खेल के साक्ष्य जो है यहाँ से मिले हैं लोथल से। और इसके अलावा युगल समाधि यहाँ से मिली है। युगल समाधि यानी कि जोड़ों में जो है समाधि यहाँ से मिली है। और बाजरा और चावल के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। बाजरा और चावल के साक्ष्य भी लोथल से मिले हैं। लोथल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। और ये किस नदी के किनारे था? तो ये भोगवा नदी के किनारे था। भोगवा नदी के किनारे कहाँ पे? गुजरात में। तो ये कुछ जानकारियाँ हैं लोथल के बारे में। फिर दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो दोस्तों, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किया था अजातशत्रु ने। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अजातशत्रु। अजातशत्रु की बात करेंगे तो इसका जो शासनकाल था वो 492 से 460 ईसा पूर्व, 492 से 460 बीसी जो है इसका शासनकाल था। और इसको जो है, इसका बचपन का नाम था कुरिक। और इसको प्रथम पित्तहंता भी कहते हैं। प्रथम पित्तहंता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने जो है अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। बिंबिसार कौन था? तो बिंबिसार इसका पिता था। और ये हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। तो इसकी हत्या करके अजातशत्रु गद्दी पर बैठा था। और अजातशत्रु की हत्या करके इसका पुत्र उदयन बैठा था। इसीलिए हर्यक वंश को क्या कहते हैं? पित्तहंता वंश भी हर्यक वंश को कहते हैं। और अजातशत्रु के शासनकाल में जो है प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के समय में जो है प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी? तो सैयद उस सलातीन ये उपाधि किसने धारण की थी? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद शासक बना था। मोहम्मद बिन तुगलक का ये चचेरा भाई था। तो उसके बाद जो है उसकी मृत्यु के बाद ये शासक बना था। और इसका जो शासनकाल था 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। सबसे ज़्यादा दास किसके शासनकाल में थे? तो सबसे ज़्यादा दास जो है इसी के शासनकाल में थे। सबसे ज़्यादा दास जो है फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे। दासों के लिए इसने जो है एक संस्था बनाई थी, उसका नाम क्या था? तो दासों के लिए इसने दीवाने बंदरगान की स्थापना की थी। दीवाने बंदरगान की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदरगान की स्थापना की थी। ये दासों के लिए जो है संस्था थी। और इसने जो है अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो आत्मकथा जो थी इसकी, उसका नाम क्या था? तो इसकी जो आत्मकथा थी उसका नाम था फुतुहात ए फिरोज शाही। फुतुहात ए फिरोज शाही ये किसकी आत्मकथा है? तो फुतुहात ए फिरोज शाही ये फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा हो जाती है। और एक बुक है फिरोज शाह तुगलक के ऊपर, तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है बर्नी ने, जियाउद्दीन बर्नी। तो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है तारीख ए फिरोज शाही। और आत्मकथा जो इसने लिखी है फुतुहात ए फिरोज शाही ये खुद इसने लिखी है। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो अल्बुकर्क इसने गोवा को 1510 में छीना था राजा जमोरिन से, या बीजापुर के सुल्तान से, या फ्रांसीसियों से, या अंग्रेजों से। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
बीजापुर के सुल्तान से छीना था। बीजापुर के सुल्तान से छीना था, उसका नाम क्या था सुल्तान का? तो यूसुफ आदिल शाह। किससे छीना था? यूसुफ आदिल शाह से छीना था। अगर हम बात करते हैं अलबुकर्क की, तो ये पुर्तगालियों का दूसरा वायसराय था। दूसरा वायसराय कौन था? तो ये था अलबुकर्क। और पहला वायसराय कौन था? अगर हम पहले वायसराय की बात करते हैं तो पहला वायसराय था डी अल्मीड़ा। अलबुकर्क का जो शासनकाल था उसकी बात करते हैं तो ये 1509 से लेकर के 1515 ईस्वी तक जो है इसका शासनकाल था। और इसको जो है पुर्तगालियों का भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो दोस्तों संवाद कौमुदी समाचार पत्र, इसका संपादन किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी समाचार पत्र का संपादन किया था। और दोस्तों इन्होंने धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी, इसलिए इनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसको कहते हैं? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। और इसके अलावा याद रखेंगे इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय जी ने। ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी। इसके अलावा वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय जी ने। 1829 में जो है सती प्रथा की समाप्ति में इन्होंने काफ़ी योगदान दिया था। सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने समाप्त किया था, लेकिन जो है काफ़ी प्रयास किया गया था राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। और इनको भारतीय पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। इनका जो है एक समाचार पत्र है संवाद कौमुदी, और इसके अलावा एक याद रखेंगे मिरातुल अखबार जो है ये भी इनका ही समाचार पत्र है, जो कि फारसी भाषा में हुआ करता था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी और इनकी समाधि कहाँ पे है? ये जो है आप कमेंट में, ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट में आप लिख करके बताइएगा कि इनका समाधि स्थल कहाँ पर है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं, कब हुआ था ये? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में जनसभा एकत्र हुई थी जलियांवाला बाग में। और उस समय जो है जनरल माइकल ओडायर ने आदेश दिया था गोली चलाने का। किसने? माइकल ओडायर ने आदेश दिया था। और किसने गोली चलाई थी निहत्थी भीड़ पर? तो निहत्थी भीड़ पर गोली चलाई थी आर डायर ने जो है गोली चलाई थी। माइकल ओडायर ने आदेश दिया था। और इनकी हत्या किसने की थी? तो ऊधम सिंह ने जो है 21 साल बाद इनकी हत्या 13 मार्च 1940 को जो है इनकी हत्या कर दी थी। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, इस समय जो है भारत का वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय था चेम्स फोर्ड। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, चेम्स फोर्ड ये जो है वायसराय था। इसका जो टाइम पीरियड था 1916 से लेकर के 1921 तक। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति, इस समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था भारत में स्थापित करने के लिए इसका गठन किया गया था 1957 में। 1957 में ही इसने अपना रिपोर्ट सौंपी थी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1957 में इसका गठन किया गया था। 1957 में इसने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी थी, जिसके आधार पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने किया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। और सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पे लागू किया गया था? तो याद रखेंगे 2 अक्टूबर 1959 को नागौर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो राजस्थान के नागौर जिले में जो है पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। बलवंत राय मेहता को जो है पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार माना जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार किसको कहते हैं? तो बलवंत राय मेहता को कहते हैं। और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो संवैधानिक दर्जा मिला 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, तो इसके द्वारा जो है संवैधानिक दर्जा मिला था। और ये संशोधन कब लागू हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 को ये संशोधन लागू हुआ था। इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं,
दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो संविधान का कौन सा संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 51वां, 52वां, 53वां या 54वां? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 52वां। 52वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 1985 में हुआ था। और इसके द्वारा 10वीं अनुसूची जो है भारत के संविधान में जोड़ी गई थी, जिसमें दल बदल विरोधी कानून का उल्लेख है। तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल विरोधी कानून से। और किस संविधान संशोधन के थ्रू हुआ था? तो 52वें संविधान संशोधन के थ्रू 1985 में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों बात करते हैं पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की। तो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? तो 26 अक्टूबर 1962। 26 अक्टूबर 1962 को जो है पहली बार आपातकाल लगाया गया था। 1962 में चीन का आक्रमण हुआ था, तो इस कारण से जो है आपातकाल लगा था। और प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है पहली बार जब आपातकाल लगा था तब जो है राष्ट्रपति थे। आपातकाल जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। और दूसरी बार कब लगा था? तो दूसरी बार का याद रखेंगे 3 दिसंबर 1971 को दूसरी बार लगा था। इस समय जो है पाकिस्तान युद्ध हुआ था, पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, तो इस कारण से जो है दूसरा आपातकाल लगाया गया था। और इस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो वीवी गिरी जो है इस समय राष्ट्रपति थे। और तीसरा जो आपातकाल लगा था ये तो दूसरा हो गया। और तीसरे आपातकाल की बात करते हैं। तीसरा आपातकाल कब लगा था? तो 26 जून 1975। 26 जून 1975 को जो है ये तीसरी बार आपातकाल लगा था। और ये इसका जो कारण था आंतरिक अशांति के कारण इंदिरा गांधी जी ने ये आपातकाल घोषित कर दिया था। और इस समय जो है कौन राष्ट्रपति थे? तो फ़खरुद्दीन अली अहमद जो है ये तीसरी बार जब आपातकाल लगा था उस समय राष्ट्रपति जो है भारत के थे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो दोस्तों भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसको शॉर्ट में CAG कहते हैं, कैग, तो इसकी जो नियुक्ति होती है ये अनुच्छेद 148 के तहत होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, अनुच्छेद 148 से 151 तक जो है CAG के बारे में प्रावधान है और नियुक्ति 148 के तहत होती है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति महोदय इसकी जो है नियुक्ति करते हैं। और दोस्तों ये कार्य क्या करता है? तो सरकार के वित्तीय लेन देन की अकाउंटिंग और ऑडिट के लिए जिम्मेदार होता है। इसका कार्यकाल कितना होता है? तो इसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाता है तो ये जो है इसका कार्यकाल होता है। वर्तमान में अगर बात करते हैं, वर्तमान में CAG कौन है? तो GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वर्तमान में क्या है? ये जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या का कम से कम कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो दोस्तों विपक्ष का नेता बनने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या का कम से कम कितना प्रतिशत होना चाहिए ये बताना है। यहाँ पे ऑप्शन है 5%, 10%, 15% या 25%। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10%। तो लोकसभा या राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या का कम से कम कितना 10% होना चाहिए। और अभी वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है? तो लोकसभा में इस समय विपक्ष का कोई नेता नहीं है। विपक्ष का पद जो है विपक्ष का नेता का पद जो है खाली है, क्योंकि कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसके सदस्यों की संख्या कम से कम 10% हो विपक्ष के रूप में। तो ये पद जो है 26 मई 2014 से जो है ये पद खाली है। और अगर राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा में इस समय विपक्ष का नेता कौन है? तो राज्यसभा में याद रखेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे जो है इस समय क्या है? विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है?
ऑप्शन दिए गए आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, तो ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आएगा। दिया गया है राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, तो ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आएगा। फिर दिया गया है धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, तो ये भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आएगा। भारत की सार्वभौमिकता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, तो ये भी मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, ये मौलिक कर्तव्यों में नहीं आता है। मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं दोस्तों, तो मौलिक कर्तव्य ये कहाँ के संविधान से प्रेरित हैं? तो रूस के संविधान से प्रेरित हैं और ये मूल संविधान में नहीं थे। कौन से संविधान संशोधन के थ्रू ये ऐड किए गए हैं? तो ये 42वें संविधान संशोधन के थ्रू ऐड किए गए हैं 1976 में। और ये संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4A में जो है इनका वर्णन है, भाग 4A। और अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो अनुच्छेद 51A। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं किस समिति की सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में ऐड किए गए थे 1976 में। और जब ये ऐड किए गए थे तो कितने मौलिक कर्तव्य जो है थे? तो 10 मौलिक कर्तव्य थे। संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य 1976 में जोड़े गए थे। 11वां मौलिक कर्तव्य, वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां जो है कब ऐड किया गया? तो 11वां जो है ऐड किया गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, 86 संविधान संशोधन के द्वारा जो है सन 2002 में जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इसमें क्या है? तो इसमें जो है जो संरक्षक होते हैं बच्चे के, उसके द्वारा 6 से 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई है 11वें मौलिक कर्तव्य में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किस से भाग दिया जाता है? तो अगर प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम निकालना है तो उसके लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग देते हैं? तो राष्ट्रीय आय को यानी नेशनल इनकम को भाग दिया जाता है किससे? देश की कुल जनसंख्या से। कुल जनसंख्या से भाग देते हैं, तब जो है प्रति व्यक्ति आय निकल करके आती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है राष्ट्रीय आय को। राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा जो है राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2 मई 1951। 2 मई 1951 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर हो जाता है नई दिल्ली। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज ये भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज हो जाता है, जिसको शॉर्ट में BSE कहते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1875। और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जिसको NSE कहते हैं, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों सीमेंट उद्योग की बात करते हैं तो भारत में जो पहला सीमेंट कारखाना लगा था, पहला सीमेंट कारखाना जो है ये लगाया गया था 1904 में पोरबंदर में। 1904 में कहाँ पे? पोरबंदर में। लेकिन पहली बार उत्पादन हुआ था 1904 में मद्रास में सीमेंट कारखाना खोला गया था। मद्रास जिसको चेन्नई के नाम से जानते हैं वर्तमान में, तो पहली बार चेन्नई में कारखाना खोला गया था जिसके थ्रू उत्पादन हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेन्नई। हालांकि पहला जो कारखाना हुआ था पोरबंदर में, इससे उत्पादन नहीं हुआ था, उत्पादन मद्रास वाले कारखाने से हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर चेन्नई होगा। और वैसे भी यहाँ पे पोरबंदर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। लेकिन ये जो कारखाना था ये भी फेल हो गया था, ये भी सफल नहीं हो पाया था। जो पहला सफल कारखाना लगा था वो 1912 से 13 में जो है फिर से पोरबंदर में ही लगा था, पोरबंदर जो कि गुजरात में है। तो ये जो है पहला सफल कारखाना था, पहला सफल कारखाना ये कहाँ पे लगा था? पोरबंदर, गुजरात में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, बैलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो दोस्तों बैलाडीला ये जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और बैलाडीला ये कहाँ पे है? तो ये आपका है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में। कहाँ पे? दंतेवाड़ा जिला में
हो जाता है दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में बैलाडीला है, जहाँ से काफ़ी मात्रा में लौह अयस्क का उत्पादन होता है और काफ़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है जापान और दक्षिण कोरिया को। जापान एंड दक्षिण कोरिया को जो है काफ़ी मात्रा में यहाँ से निर्यात किया जाता है। यहाँ पे पूछा गया किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम बंदरगाह के द्वारा जापान और दक्षिण कोरिया को काफ़ी मात्रा में लौह अयस्क निर्यात किया जाता है बैलाडीला खान से। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चूखा जल विद्युत परियोजना जो कि भारत एवं भूटान की संयुक्त परियोजना है, किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों चूखा जल विद्युत परियोजना ये भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है और ये किस नदी पर है पूछा गया है, महाकाली, तीस्ता, वांगचू या मानस नदी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वांगचू नदी। वांगचू नदी कहाँ पे है? तो ये वांगचू नदी है भूटान में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो सोयाबीन उत्पादन में भारत में प्रथम राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में सोयाबीन के उत्पादन के लिए सर्वाधिक क्षेत्रफल है। सोयाबीन उत्पादन में दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे आपका हो जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे हो जाता है और तीसरे नंबर पे हो जाएगा राजस्थान। तीसरे नंबर पे राजस्थान हो जाएगा। और सोयाबीन ये रबी की फसल है या खरीफ की फसल है? तो याद रखेंगे ये जो है खरीफ की फसल है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, मधुमलाई पशु विहार किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों मधुमलाई पशु विहार ये कहाँ पे है? तो ये है नीलगिरी पहाड़ियों में। नीलगिरी पहाड़ियों में है मधुमलाई पशु विहार। नीलगिरी पहाड़ियाँ जो कि तमिलनाडु में है। और ये किस लिए फेमस है? व्याघ्रों के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए, जंगली हाथियों के लिए या साइबेरियन सारस के लिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मधुमलाई पशु विहार। ये जो है व्याघ्रों यानी कि बाघों के लिए फेमस है। अगर हम बात करते हैं एक सींग वाले गैंडे के लिए, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए जो है काजीरंगा प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। जंगली हाथियों के लिए जो है पेरियार अभ्यारण्य जो कि केरल में है। काजीरंगा कहाँ पे? तो काजीरंगा आपका असम में है। पेरियार अभ्यारण्य ये केरल में हो जाता है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन सारस के लिए जो है कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? तो साइबेरियन सारस के लिए आप याद रखेंगे केवलादेव। केवलादेव जो कि कहाँ पे है? केवलादेव आपका है भरतपुर राजस्थान में। केवलादेव जो है कहाँ पे है? भरतपुर राजस्थान में है। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में लिग्नाइट कोयले के उत्पादन में सबसे बड़ा देश हो जाता है, ऑप्शन दिए गए फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा जर्मनी। जर्मनी में कौन सा क्षेत्र है जो कि लिग्नाइट कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? तो जर्मनी में याद रखेंगे रूर औद्योगिक क्षेत्र। रूर जो क्षेत्र है, रूर औद्योगिक क्षेत्र ये कोयले के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। दोस्तों भारत का रूर किसको कहते हैं? तो भारत का रूर जो है कहलाती है दामोदर नदी घाटी। भारत को रूर कहते हैं, दामोदर नदी घाटी को कहते हैं। यहाँ से भी जो है काफ़ी कोयला प्राप्त होता है। तो दामोदर नदी घाटी ये क्या हो जाती है? भारत का रूर। और भारत में ज़्यादातर कोयला कौन सा प्राप्त किया जाता है? तो भारत में जो सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन होता है वो है बिटुमिनस कोयला। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कुमी नागा लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो कुमी नागा लोक नृत्य ऑप्शन दिया गया है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, असम। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। कुमी नागा लोक नृत्य, नागा इसमें आ रहा है तो इससे आप पहचान जाएंगे आसानी से। कुमी नागा लोक नृत्य ये नागालैंड में प्रचलित है। इसके अलावा नागालैंड के लोक नृत्यों की बात करते हैं तो चोंग लोक नृत्य और इसके अलावा खैवा और लीम और नुरालिम ये नागालैंड के कुछ प्रमुख लोक नृत्य हो जाते हैं, चोंग, खैवा, लीम, नुरालिम और कुमी नागा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कहे जाते हैं? तो वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कहे जाते हैं चारवाक या गौतम या कणाद या कपिल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कणाद। कणाद जो है ये वैशेषिक दर्शन से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं वैदिक दर्शन की, तो वैदिक दर्शन में 6 दर्शन जो है काफ़ी प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से हैं? तो एक हो जाता है सांख्य दर्शन और एक हो जाता है योग दर्शन। सांख्य दर्शन, योग्य दर्शन
और इसके अलावा न्याय दर्शन और मीमांसा दर्शन और इसके अलावा वेदांत दर्शन। तो ये 5 हो गए। और छठवां जो है वैशेषिक दर्शन। ये जो है 6 दर्शन काफ़ी प्रसिद्ध है वैदिक दर्शन में। अगर हम बात करते हैं सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है, तो सांख्य दर्शन के प्रणेता हो जाते हैं कपिल मुनि। और योग दर्शन पतंजलि, योग दर्शन के लिए पतंजलि। न्याय दर्शन की बात करते हैं तो न्याय दर्शन के लिए आप याद रखेंगे गौतम। मीमांसा दर्शन के लिए याद रखेंगे जैमिनी को। जैमिनी जो हो जाते हैं ये मीमांसा दर्शन से संबंधित है। वेदांत दर्शन की बात करते हैं तो वेदांत दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं बादरायण। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। वो त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की मुखाकृति उत्कीर्ण है कहाँ स्थित है? तो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की मुखाकृति उत्कीर्ण है, ये जो है कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाओं में जो है त्रिमूर्ति है जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की मुखाकृति उत्कीर्ण है। और दोस्तों अगर बात करते हैं अजंता की गुफाओं की तो ये कहाँ पे? तो ये महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफाएं कहाँ पे? तो एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में है। और एलिफेंटा की गुफाएं ये भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और इसके अलावा बाघ की गुफाओं की बात करते हैं तो ये कहाँ पे? तो ये हो जाते हैं मध्य प्रदेश में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? दिया गया है चंडीगढ़, हैदराबाद, देहरादून या नई दिल्ली। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देहरादून। देहरादून में है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय। और इसके अलावा देहरादून में आप याद रखेंगे भारतीय वन्य जीव संस्थान। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पे है? तो ये भी आपका हो जाता है कहाँ पे? देहरादून में। और इसके अलावा याद रखेंगे भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पे है? ये भी आपका हो जाता है देहरादून में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एलईडी का आविष्कार किसने किया था? तो एलईडी की बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म हो जाता है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड जो है इसका फुल फॉर्म हो जाता है। और इसका आविष्कार किसने किया था? निक होलोनियाक ने, या टॉर्सोली, या ब्रॉडशो, या एकर्ट एवं मोस्ली। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निक होलोनियाक ने जो है एलईडी का आविष्कार किया था। और इसके अलावा अगर बात करते हैं टॉर्सेली की, टॉर्सोली ने किसका आविष्कार किया था? तो इन्होंने जो है बैरोमीटर, जिससे वायुदाब मापा जाता है, तो बैरोमीटर का आविष्कार किया था टॉर्सोली ने। ब्रॉडशो ने किसका आविष्कार किया था? तो ब्रॉडशो ने स्कूटर का आविष्कार किया था, ब्रॉडशो ने। एकर्ट एवं मोस्ली की बात करते हैं तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो एकर्ट एवं मोस्ली ने जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? तो अमोनियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। इसको जो है आम भाषा में नौसादर के नाम से जानते हैं। और ये कैसा, इसका जलीय विलयन कैसा होता है? तो इसका जलीय विलयन जो होता है वो थोड़ा अम्लीय होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, अम्लीय होता है। इसका प्रयोग जो है ज़्यादातर उर्वरकों में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है, ये अत्यंत ज्वलनशील होती है, ये सबसे हल्की गैस होती है, फिर दिया गया है पौधे इसका अवशोषण कर लेते हैं, फिर दिया गया है ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर तुरंत पानी बन जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन इसलिए जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती क्योंकि ये काफ़ी हल्की गैस होती है। तो हल्की गैस होती है इस कारण से ये सबसे ऊपर पाई जाती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सबसे हल्की गैस होती है। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन की खोज याद रखेंगे हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने जो है हाइड्रोजन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता है? तो कौन सा रोग जो है रक्ताधान यानी कि ब्लड के आदान प्रदान से नहीं फैलता है? ऑप्शन है हेपेटाइटिस, टाइफाइड, HIV और मलेरिया। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका टाइफाइड। टाइफाइड ये जो है ज़्यादातर गंदे पानी से फैलता है, तो ये जो है रक्ताधान से नहीं फैल पाएगा। बाकी इसके अलावा हेपेटाइटिस, HIV और मलेरिया ये ब्लड के आदान प्रदान से फैल सकते हैं।
अगर हम बात करते हैं हेपेटाइटिस से, तो हेपेटाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हेपेटाइटिस से यकृत, लिवर प्रभावित होता है। और टाइफाइड की बात करते हैं तो टाइफाइड से आंतें प्रभावित होती हैं। और एचआईवी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो एचआईवी से जो है प्रतिरक्षा तंत्र, जो मनुष्य का प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, वो जो है प्रतिरक्षा तंत्र ये कमज़ोर हो जाता है। और मलेरिया की बात करते हैं तो मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया से प्लीहा, जिसको स्प्लीन कहते हैं, तो मलेरिया से प्लीहा जो है प्रभावित होता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, इसकी शुरुआत हुई थी 1957 से, और ये किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो याद रखेंगे, भारतीय औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद, भारतीय औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। ये बायो में, केमिस्ट्री में और इंजीनियरिंग में, गणित विज्ञान में, तो मोस्टली विज्ञान के क्षेत्र में ये दिया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय विधि दिवस की बात करते हैं, ऑप्शन है 26 जनवरी, 31 मई, 9 अगस्त, 26 नवंबर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय विधि दिवस। और इसके अलावा 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो संविधान दिवस भी मनाते हैं 26 नवंबर को। इसके अलावा जो है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है 26 नवंबर को। और इसके अलावा याद रखेंगे 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस तो मनाते ही हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस जो है ये मनाया जाता है 26 जनवरी को। 31 मई को क्या मनाया जाता है? तो 31 मई को तंबाकू दिवस, विश्व तंबाकू दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है 31 मई को। 9 अगस्त को क्या मनाते हैं? तो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।